वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ अभिषेक कुमार। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी सॉरी ये वीडियो लेट रिकॉर्ड करने के लिए। एंड अब रेगुलर रिकॉर्ड होगा। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से और बहुत सारा ऐसा इश्यूज़ होने के कारण से थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में। बट पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड जिस तरह से आप लोग वीडियो पे व्यूज़ मतलब कुछ खास तो ऐसा है नहीं, बट फिर भी आप लोगों का देख रहे हैं रिस्पॉन्स ठीक है। एंड प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर लेक्चर पसंद आता है तो शेयर करें। कमेंट में कोई डाउट या किसी भी तरह का क्वेरी है बोर्ड रिलेटेड, आप जुड़ करके या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए। ज्वाइन हो करके आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं बोर्ड रिलेटेड, या फिर आप गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी कोई भी आपको हिचक या फिर किसी भी तरह का इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं आपके बोर्ड वाले बच्चे। एंड अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार रिकैप फीमेल रिप्रोडक्शन में हम लोग इंटर कर चुके थे पिछले लेक्चर में, और जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर वो जा करके प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर को सबसे पहले देखें एंड देन फिर ये सेकेंड लेक्चर को देखें, ठीक है। और प्योर एनसीईआरटी बेसिस है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको पूरा समझ में आएगा, एकदम सिर्फ एनसीईआरटी बेस है। और आपको वन टाइम एक बार में क्या है, 2 लेक्चर यानी एक चैप्टर जो है वो 2 लेक्चर में मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको पूरा आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में ना एक बार रिकॉल कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या है कि हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे आपको पता है यहीं पे फिगर में ही सब पता चल जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ये हो गया सर्विक्स का रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब 3 हिस्सा में बटा है। एक होता है इथमस, फिर दूसरा एम्पुला, तीसरा जो है इनफंडिबुलम, एंड लास्ट वाला जो पार्ट है जो ओवरी के पास में होता है उसे हम लोग कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं उसे? फिम्ब्री। और ये कलेक्ट करता है ओवम को। किसे कलेक्ट करता है? कलेक्ट ओवम, ठीक है। कलेक्ट ओवम फ्रॉम ओवरी। कहाँ से कलेक्ट करता है? ओवम को कहाँ से? ओवरी से करता है। किससे करता है? ओवरी से करता है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है ये ओवरी है। ध्यान से सुनिएगा, ओवरी का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और बीच वाला को कहते हैं मेडुला। यानी कि जो किनारे वाला पार्ट हो गया, किनारे वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो मिडिल वाला होता है उसको कहते हैं मेडुला। और इसी के अंदर में आपको फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो कि डेवलप करता है किसमें? वही फॉलिकल से ही फॉलिकल डेवलप करता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। और इसी फॉलिकल के अंदर, इस फॉलिकल के क्या चीज होगा? फॉलिकल के, याद रखिएगा, फॉलिकल के अंदर बनता है। फॉलिकल के क्या बनता है? अंदर बनता है ओवम डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? ओवम, ठीक है। यहां तक बात आ गया क्लियर। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम यहाँ पे सबसे इनसाइड का लेयर होता है, सबसे इनर लेयर होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो लेयर होता है वो बीच का मिडिल लेयर, उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे बाहर वाला जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ऐसे नहीं अल्टरनेटिव कुछ भी ऐसे याद कर लिए, नहीं, सीरियल में याद रखिएगा। सबसे अंदर में होता है एंडोमेट्रियम, फिर होता है मायोमेट्रियम, फिर होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर पाए जाते हैं कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और ये जो उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग, इसे हम लोग बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको? फंडस। और इसके बीच में जो कैविटी होता है उसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? यूटेराइन कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग यूट्राइन कैविटी कहते हैं। ओके, डेट्स इट। यहां तक ये समझ में आ गया? बिल्कुल ओके। एक बार रिकैप कर रहे हैं पिछले वाला क्लास में, वो पिछला वाला लेक्चर में, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसे, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? फेलोपियन ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये हो गया ओवरी। और ध्यान से सुनिए ना, कितने लोगों को कंफ्यूजन ये चीज हो जाता है कि सर जो यूरिन ब्लैडर, देखिए ये यूट्रस है जिसको हम लोग क्या कोख बोलते हैं, या तो इसको हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन इसी के आगे प्रेजेंट होता है क्या, यूटेराइन, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, यूरिन। और ये जो यूरिन का रास्ता है वो अलग होता है, ठीक है, ये यूरिन जो है, यूरिन का रास्ता अलग होगा। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वेजाइनल का पैसेज ये अलग होता है, वेजाइनल का पैसेज ये अलग, और ये जो यूरिन का पैसेज है वो अलग है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये आपको दिख रहा है वेजाइना, और इसी यूरेथ्रा के पास में और यूरिन, ये दोनों इसी एरिया के पास में, इस ओपनिंग में, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के पास में ही जो बाहर में फैटी टिश्यू या बोल सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और वहाँ पे एक सेक्सुअल, जो एक तरह से बोल सकते हैं सेक्सुअल प्लेजर में मदद करता है या फिर हेल्प करता है, एक बॉडी में हार्मोन या बोल सकते हैं एक सेक्सुअल प्लेजर में मदद करने के लिए एक ऑर्गन है जिसको हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि मेल पेनिस के समान होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है। ये चीज, इसे फीमेल पेनिस भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, देखिए नेक्स्ट फिगर में देखिए आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे हाइमेन, जो कि एनसीईआरटी में लिखा भी है, हाइमेन क्या है पर्टिकुलर, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, इस दौरान में ये हाइमेन ब्रेक को हो सकता है, जो कि एक तरह से वर्जिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको मेन जो आपको यहाँ पे है ये हो गया लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा जो है बाहर की तरफ में होता है, यानी ये बाहर का स्किन जो है बाहर में ये प्रेजेंट होता है, लेबिया मेजोरा। याद रखिएगा इस चीज़ को, लेबिया मेजोरा क्या चीज़ है, लेबिया मेजोरा, ये आपको बाहर वाला स्किन में ये आपको दिखेगा, ठीक है, जो स्प्रेड है। और लेबिया माइनोरा जो स्प्रेड है एक्सपोजिंग यहाँ पे वेस्टिब्यूल आपको दिख रहा है, ये उसके अंदर होता है, मतलब लेबिया मेजोरा ऊपर, लेबिया माइनोरा उसके नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहीं पास में आपको दिखेगा वेस्टिब्यूल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेस्टिबुलर ग्लैंड। एंड एक और होता है बर्थोलिन ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होता है, बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। आगे बात समझ में, बर्थोलिन ग्लैंड। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे यूरेथ्रल ओरिफिस, एंड फिर यहाँ पे ये वेजाइनल ओपनिंग यानी वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। और ये हो गया आपका क्लाइटोरिस, एंड ऊपर में इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, और ये प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, प्यूबिक हेयर्स हो गया। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, ये हो गया प्यूबिक हेयर्स, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किस पे, मेमोरी ग्लैंड पे, ये भी पढ़ चुके थे। मेमोरी ग्लैंड में आपको क्या याद रखना है, मेमोरी ग्लैंड में आपको याद रखना है कि मसल्स के बीच में रिब्स होता है, ये रिब्स आपको दिख रहा है, मसल्स जो लेयर होता है मेमोरी ग्लैंड के नीचे वाले मसल्स में, उसको बोलते हैं पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स कहते हैं, ठीक है। और आपको फिर अब ये जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं मेमोरी लोब, ठीक है, ये क्या हो गया, मेमोरी लोब। फिर उसके बाद में आपको दिखेगा सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर यही जो मेमोरी लोब है ये आगे जा करके बहुत सारे, यानी कि मेमोरी जो लोब है वो किससे बना होता है, मेमोरी एल्वियोलस से, एल्वियोली सेल से बना होता है, किससे, एल्वियोली सेल से बना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। एक्चुअली थोड़ा राइटिंग आपको नहीं पता चलता होगा, स्क्रीन पे ना फिंगर से लिखते हैं इस वजह से, ठीक है, ओके। चलिए फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको डक्ट दिख रहा है, मेमोरी डक्ट दिख रहा है, यही डक्ट आकर के सारे डक्ट यहाँ पे फिर खुलते हैं इस एल्वियोली से, यानी कि जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एक तरह से कह सकते हैं एक सैक होता है, सैक होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा भी है, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और फिर ये आगे आकर के डक्ट के फॉर्म में खुलता है, डक्ट के फॉर्म में ये, ठीक है, ये डक्ट के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी डक्ट। फिर ये हो गया एम्पुला, आगे जाकर के एम्पुला, जो कि सारे डक्ट आकर के जब जुड़ते हैं ना तो एक तरह से गट्ठा बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एम्पुला, यानी कि उठा उभरा हुआ भार, और इसी उभरे हुए भार के कारण जब ये एक गट्ठे होकर के निकलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे निप्पल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। और इस निप्पल के फॉर्मेशन के कारण ही बेबी सक्लिंग कर पाता है, जो बच्चे हैं वो माँ के दूध पी पाते हैं, कारण क्या है कि वहाँ पे आगे में जो उभार बन गया, निप्पल का फॉर्मेशन हुआ इसी वजह से। और यहीं पे प्रेजेंट होता है डार्क टिश्यू, जिसको एरोलर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एरोला कहते हैं,
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एरोला। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डार्क, ये टिश्यू होता है। और ये दिख रहा है मेमोरी ग्लैंड में, ये आपको फैट जमा हुआ है। और इसी फैट के कारण से जो मेमोरी ग्लैंड है, किसी फीमेल्स में जो ब्रेस्ट का साइज है वो डिफर कर सकता है, लार्ज, मीडियम, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से जो कि फैट ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट के साइज के लिए। यानी मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है वो फैट पे डिपेंड करता है, बॉडी में कितना फैट प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ आ गई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ओके। ठीक है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपको ये दिखेगा, ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी आप देखेंगे कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक 10 मिनट तक मैंने बस एक बार रिकॉल किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरीज होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओवरी हो गए, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि हम लोग पढ़े, मॉन्स प्यूबिस, वहाँ पे हम लोग देखे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस हो गया, ये सब किस में आएगा, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा। ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पे द पार्ट ऑफ अलोंग विथ यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, ये सब हम लोगों को किस में देखने मिलता है, फीमेल के बॉडी में देखने के लिए मिलता है। आपको साइज याद रखना है, हर एक ओवरी का जो साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, उसका लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर उसका क्या होता है, लेंथ होता है, और यूट्रस में वो बाई लिगामेंट से वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एनसीईआरटी का जो फिगर है, इस फिगर को आपको दिख रहा होगा, ये फिगर हो गया एनसीईआरटी के फिगर में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें भी। ठीक है, यूट्रस हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, यूट्रस हो गया। फिर उसके बाद में आपको यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया क्या, यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस हो गया, ठीक है, यानी वॉर्म जिसे कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिन स्टोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर्मेशन के लिए नहीं, स्टोर के लिए। प्यूबिस सिम्फाइसिस हो गया यहाँ पे, फैट के लिए, यहाँ पे ये जो सेंसेशन के लिए रोल प्ले करता है। क्लाइटोरिस हो गया, फीमेल, ये मेल पेनिस के जैसा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो बाहर में होता है टिश्यू का लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेबिया मेजोरा, और जो इनसाइड होता है उसे हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। और ये आपको दिख रहा है जो ये ओपनिंग है, इसे हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस, क्या करें उसको, वेजाइनल ओरिफिस, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, तो यूरिन और जो फीमेल यानी फीमेल में यानी कि जो मेल ह्यूमन में जो कॉपुलेशन के लिए यानी मेल पेनिस को इंसर्शन के लिए ये वेजाइनल अलग होता है। ठीक है, और यूरेथ्रा यानी यूरिन को बाहर निकालने के लिए, यहाँ पे एक्सक्रीटरी करने के लिए ये अलग होता है फीमेल में, दोनों, यानी यूरिन पैसेज अलग, और यहाँ पे वेजाइनल यानी कॉपुलेशन पैसेज यानी इंसेमिनेशन के लिए अलग होता है, जिसे वेजाइना कहते हैं। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है, मेल में सेम होता है, सेम पैसेज से ही स्पर्म का भी आउट होता है। ठीक है, स्पर्म भी निकलता है, इजैकुलेट होता है, और यूरिन भी पास होता है मेल में। किसमें, मेल की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में आता है, क्लियर हो गया, ओके। देखिए यहाँ पे इनफंडिबुलम, मैंने एक एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे, ठीक है, किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे इथमस एम्पुला, ये सब हमने बता दिया आपको, 3 लेयर था जो कि अभी मैंने रिकॉल करवाया जस्ट, आप इसे बस आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है ना, ये चीज मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और याद रखिएगा एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट किस लिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जब बेबी का डिलीवरी और जब बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, किस दौरान की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की दौरान की बात कर रहे हैं। ओके, फिर देखिए लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये मेमोरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर था वो भी मैंने आपको बताया, मसल्स के बीच में पेक्टोरलिस मसल्स जिसको कहते हैं, चेस्ट के पास में जो प्रेजेंट होता है वो मसल्स अपर में। फिर उसके बाद में देखिए फैट प्रेजेंट होता है, ये मेमोरी लोब, और वही लोब यानी कि ये जो लोब होते हैं वो किससे बने होते हैं, एल्वियोली सेल से बने होते हैं, एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ है, याद रखिएगा एल्वियोलस। और इसी में ये जो क्या है, ये डक्ट है। ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है, ये डक्ट जो कि फॉर्म हुआ, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फिर निप्पल का फॉर्मेशन, और ये जो यहाँ पे डार्क टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एरोल कहते हैं, एरोला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हो गई बात यहाँ पे। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, एक मेमोरी ग्लैंड में कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। कितने, 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बात समझ में, ये चीज 15 से, यानी कि 2 मेमोरी ग्लैंड में कितना हो गया, 30 से 40 होगा। कितना होगा, 30 से 40 मेमोरी लोब्स होंगे।
ठीक है, 30 से 40 मेमोरी लोब्स पाए जाएंगे। अब गैमेटोजेनेसिस में पिछले क्लास में हम लोग स्पर्म यानी मेल के गैमेटोजेनेसिस को देख लेते, जिसको हम लोग कहते थे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम लोग आज का जो मेन क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे oogenesis एंड फिर आगे का टॉपिक। ठीक है, आगे बात समझ में कि oogenesis का कैसे फॉर्मेशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे ये चीज, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां से नहीं क्लियर होगा, हम लोग फिगर से आते हैं तब फिर ये क्लियर होगा कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज को यहाँ पे अभी हम लोग फिर उसको देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे देखिए सिंपल सा भी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ये ओवरी है, ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है, ओवरी। ओवरी के पास में यहाँ पे ये पहले बनता है प्राइमोडियल सेल्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्राइमोडियल सेल्स से लेकर के प्राइमरी सेल बोल दिया, प्राइमोडियल फॉलिकल से लेकर के प्राइमरी फॉलिकल तक ये असल में क्या होता है, जब फीमेल चाइल्ड डिसाइड हो जाती है को फीमेल बन रही है, यानी कि एम्ब्रियोनिक अवस्था में जब वो पेट में होती है, बच्ची जो पेट में होती है, मदर के वॉम में होती है, तभी ये बनना क्या हो जाता है, यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, ये फॉलिकल्स आ रहा बात समझ में। तो ये कब बनता है, ये बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, यानी एम्ब्रियो कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाता है। क्या बन जाता है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स एंड फिर प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद में जब ये डेवलप करती है, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स भी पूरा नहीं बना होता है, हाफ बना होता है। कौन सा फेज में, याद होगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज, किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में आकर के अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में आकर के क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और जब फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी अटेंड करती है आफ्टर 12 ईयर्स और 13 ईयर्स में जब प्यूबर्टी अटेंड करती है, तो उस दौरान में फिर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स डिवीजन अपना कंप्लीट करता है, यानी प्रोफेज फर्स्ट से जाकर के पूरी तरीके से कंप्लीट करके तब बनाता है क्या चीज, प्राइमरी फॉलिकल्स। और यही फिर प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस फॉलिकल के अंदर में जो ये आपको दिख रहा है ना छोटा सा, यही है क्या चीज, ये है oocyte। इसको क्या बोलते हैं, oocyte बोलते हैं। ठीक है, फॉलिकल बदला लेकिन oocyte नहीं, इसके अंदर में भी जो है ना प्रेजेंट, ये क्या है, oocyte है। और यही oocyte बदलता है ओवम में। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यही oocyte बदलता है ओवम में। ठीक है, ये चीज। और ये जो यहाँ पे oocyte है, इस oocyte को बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, यानी कि प्राइमोडियल, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, इन सब के अंदर में अभी जो oocyte है उसका स्टेज क्या है, उसका स्टेज है प्राइमरी oocyte। जब ये प्राइमरी oocyte यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बदल जाता है ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर फॉलिकल, तब इसके अंदर में जो ये प्रेजेंट है ना, यही बन जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte कहलाता है। फिर क्या कहलाता है, सेकेंडरी oocyte कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और यही फॉलिकल्स जब धीरे धीरे जब डेवलप करते जाते हैं तो इसके ऊपर में एक लेयर बनता है जिसको बोलते हैं थीका सेल्स बोलते हैं, थीका लेयर बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड जब भर गया ना तो इसी को क्या बोल रहे हैं, एंट्रम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, एंट्रम। और ये जो थीका लेयर बना, यानी कि इसके ऊपर में जो लेयर बना वो किसके वजह से बना, ग्रेनुलोसा सेल्स के वजह से बना। किसके वजह से बना, ग्रेनुलोसा सेल्स से। अच्छा चलिए हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं अपने से डायग्राम बना करके, तब वहां पे क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको हम डायग्राम बना करके दिखाते हैं। इस जगह पे एक खाली स्लाइड लाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला कि जब बेबी अभी छोटी है तो उसके चारों तरफ में ये फॉलिकल्स बनना, फॉलिकल्स यानी कि फॉलिकल्स का लेयर ये बना प्राइमोडियल फॉलिकल्स ऐसे। ठीक है, यानी बाहर वाला जो है ना, ये ऐसे ऐसे गुच्छा में ये मौजूद है, इसे हम लोग बोले फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोले इसको हम लोग, फॉलिकल्स। क्या बोले हम लोग इसको, फॉलिकल्स बोले। ठीक, और इसके अंदर में प्रेजेंट है क्या चीज, इसके अंदर में प्रेजेंट है oocyte। कौन सा वाला oocyte प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोले प्राइमरी oocyte। क्या बोले इसको हम लोग, प्राइमरी oocyte। ठीक है ना।
अब ये मान लीजिए फॉलिकल कौन सा है, ये फॉलिकल भी मान लीजिए आप यहाँ पे इस फॉलिकल को मान लीजिए ये प्राइमरी फॉलिकल है। कौन सा फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है। तो याद है प्राइमरी फॉलिकल अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, जब बेबी बर्थ ली उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट से प्रोफेज फर्स्ट का ये पार करके M1FP1 का मतलब होता है मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट का अवस्था को पार करके, ठीक है ना, ये जब किस दौरान में, जब ये 12 साल की हुई, 12 साल का एज में, यानी कि प्यूबर्टी मान लेते, प्यूबर्टी, ठीक है ना, ये चीज़। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि इसके ऊपर में और लेयर्स बने, थोड़े मोटे लेयर्स होते चले गए फॉलिकल्स का, क्या होते चले गए, फॉलिकल्स का मोटा लेयर्स होते चला गया फॉलिकल्स का, ठीक है, ये चीज़ फॉलिकल्स का, ठीक है, इस तरह से। ओके अब ये जो फॉलिकल थे ये फॉलिकल कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी। ध्यान से बातों को सुनिएगा, डाइवर्जन नहीं, डाइवर्ट मत होना माइंड को, ठीक है ना, ये चीज एकदम फोकस करके सुनो। और इसके अंदर में जो ऊ साइट है ना, अभी भी वो कौन सा ऊ साइट है, प्राइमरी ही ऊ साइट है। कौन सा ऊ साइट है, प्राइमरी ऊ साइट है। यहाँ पे ये भले फॉलिकल कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी में फॉलिकल कन्वर्ट हो गया, बट ऊ साइट कौन सा अभी प्राइमरी ही है। फिर यहाँ पे क्या चीज होता है, ये जो फॉलिकल है ये इसके ऊपर में और एक लेयर बन जाता है, और एक लेयर बनता है, कितना और मोटा मोटा लेयर बन जाता है, ठीक है, यानी गाढ़ा हो रहा धीरे धीरे लेयर्स, ठीक है। उस गाढ़े लेयर को हमने बोला क्या चीज, उसको हमने बोला यहाँ पे क्या बोला उसको हम लोग, यहाँ पे बोले थीका लेयर। क्या बोले इसको हम लोग, थीका लेयर बोले, ठीक है ना। क्या बोले इसको हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग बोले थीका लेयर। क्या बोले इसको हम लोग, थीका लेयर कह रहे हैं इसको हम लोग, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, थीका, ठीक है, थीका लेयर। और इसी अवस्था को बोलते हैं फिर हम लोग टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं इसको, टर्शियरी फॉलिकल। अब ध्यान से सुनिएगा, टर्शियरी फॉलिकल में जाकर के प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट होता है, ये किस में, ये कन्वर्ट होता है जाकर के सेकेंडरी oocyte में। किस में बदलता है, सेकेंडरी oocyte में बदलता है। और यही सेकेंडरी oocyte फिर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो फॉलिकल है, ठीक है ना, ये जो फॉलिकल है ये अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, और मोटा 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 लेयर हो जाता है, और मोटा मोटा लेयर होगा, इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, और मोटा मोटा लेयर ऐसे गाढ़ा होते चला जाएगा। कौन सा सेल्स से ये गाढ़ा हो रहा है, ये जो थीका लेयर बन रहा है, इसमें जो ये सेल्स बन रहे हैं, इस सेल्स का नाम क्या है भैया, तो इस सेल्स का नाम है क्या चीज, इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्रेनुलोसा सेल्स कह रहे हैं। क्या कौन सा सेल कह रहे हैं, ग्रेनुलोसा, ठीक है, सेल्स। और ये जो लेयर बना ये क्या है, एक्स्ट्रा थीका लेयर बना। क्या बना, एक्स्ट्रा थीका लेयर बना। और ये बाहर वाला को बोलते हैं एक्सटर्नल थीका लेयर, और अंदर वाला को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल थीका लेयर, और अंदर वाला को बोलते हैं इंटरनल थीका लेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरनल। और इसी के बीच में जो मौजूद होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बोलेगे सर ये बीच में खाली जगह क्यों है, तो खाली जगह इसलिए है क्योंकि इसमें क्या, ये भर गया, फ्लूइड भर गया, जिसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को, इस फ्लूइड को कहेंगे एंट्रम। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एंट्रम कहेंगे। आगे बस समझ में, क्या करें स्क्रीन थोड़ा छोटा है ना, जैसे समझा पा रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा पक्का, ठीक है। ये चीज आए बात समझ में, इस फिगर को देख लीजिए आगे समझ में, क्योंकि अगर हम इसे हटाएं तो पूरा फिगर मिट जाएगा। समझ गए बात को, ये चीज। अब यही फॉलिकल जब फूट करके बाहर निकलता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यही यहाँ पे oocyte जब फूट करके बाहर निकलता तो ये जो फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। ये जो अवस्था, इस अवस्था को क्या बोल रहे भाई साहब, ये तो हम भूल ही गए बताना आपको। इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, इसको बोलते हैं क्या चीज, ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं, एकदम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और यही ग्राफियन फॉलिकल फिर किस अवस्था में जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा फिर आपका, ये किस में बदल जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, लूट गया, कॉर्पस ल्यूटियम लूट गया, ऐसे याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से सेकेंडरी oocyte फिर ये ओवम के फॉर्म में बन करके निकल जाता है। इसीलिए यही जो फॉलिकल है यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये याद रखिएगा, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से यहाँ पे क्या बना, ये सेकेंडरी से फिर बना यहाँ पे टर्शियरी, टर्शियरी से फिर बना ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया फिर आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर ये कन्वर्ट हो गया, फिर ये कन्वर्ट हो गया फिर कॉर्पस ल्यूटियम में, ग्राफियन फॉलिकल से। याद रखिएगा इस लेयर को, इस डायग्राम को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, ये oogenesis समझ में आ गया बात। ये चीज़ जब ओवम निकलता है तो देखिए यही ओव्यूलेटेड एग जो है फिर फैलोपियन ट्यूब में इंटर करेगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में इंटर करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा फैलोपियन ट्यूब में इंटर करना हुआ और ये फिर स्पर्म आकर के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर स्पर्म फर्टिलाइज किया, फिर 2 सेल, फिर ओविडक्ट में, ये धीरे धीरे ओविडक्ट से ये फिर कहाँ चला जाता है, यूट्रस में, यानी यूट्राइन कैविटी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, यूट्राइन कैविटी में। देखिए यही एंट्रम था, एंट्रम से जब फूट के बाहर निकला तो ये बदल गया कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकलवाने में मदद करता है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, याद रखिएगा इस चीज को, प्रोजेस्टेरॉन। और ये कौन सा, जब ये सब डेवलप कर रहा था तो कौन सा हार्मोन निकल रहा था बॉडी में उस वक्त, ईस्ट्रोजेन, जो कि क्या चीज है, फीमेल का कैरेक्टर दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजेन। क्या कहते हैं उसको, ईस्ट्रोजेन। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इस फिगर को देखिए, अब समझ में आएगा भाई साहब। आपके लिए एक एक फिगर लेके आए, दम समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी दोस्त लोग के साथ में शेयर करो यार, क्लासमेट लोगों के साथ में शेयर करो, ठीक है, सबको फैलाओ ये चीज, और एकदम समझ में आएगा। फिगर से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हाई फाई एकदम नहीं लेके जाना है। एनसीईआरटी पढ़े हैं पहले से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, ये दिख रहा पहले उगोनिया, यानी कि जो हम शुरू में उगोनिया, फिर उगोनिया से कन्वर्ट होता है ये किस में, प्राइमरी। हाँ उगोनिया वहाँ बताना भूल गए थे, यही उगोनिया, यानी कि प्राइमरी यहाँ पे किस में बदलता है, उगोनियम। उगोनियम बदलता है यहाँ पे प्राइमरी oocyte में, किस में, प्राइमरी oocyte में बदलता है, oocyte में बदलता है, प्राइमरी oocyte। फिर यही फॉलिकल जो है ये कन्वर्ट होता है लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स, जो कि कौन सा सेल्स होता है, ग्रैनुलोसा। फिर ये कन्वर्ट होता है किस में, प्राइमरी से सेकेंडरी में होता है कन्वर्ट, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी में होगा, टर्शियरी से फिर ग्राफियन हुआ, और यहाँ पे लिक्विड भी भर जाता है। और इसके अंदर में जो डेवलप कर रहा होता है फिर वो क्या होता है, ये जब टर्शियरी में कन्वर्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस अवस्था में ये टर्शियरी में रहता है उसी दौरान ये प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट होता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में। किसमें होता है, टर्शियरी फॉलिकल में होता है, ठीक है। और जब ये ओवम, ओव्यूलेशन के दौरान में ओवम फूट के बाहर निकल गया तो ये जो फॉलिकल्स थे ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्लियर, ओके। अब देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी का फिगर। ये हो गया प्राइमोडियल फॉलिकल, मेरे साथ में मार्क कीजिएगा, ये प्राइमोडियल, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स, इसके अंदर में कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte है, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट हुआ किस में, सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। और इसके अंदर में कौन सा oocyte है, तो प्राइमरी oocyte है। कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte। कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये है कौन सा, प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर में भी oocyte, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए ये बन गया आपका क्या चीज़, यही सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी है ये। अब ये अंदर में जो फ्लूइड भर रहा है, ठीक है ना, अंदर में क्या भर रहा है भैया, ये फ्लूइड भर रहा, जिसको हम लोग क्या बोले, एंट्रम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एंट्रम कह रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल कैविटी, ये जो आपको दिख रहा है ये एंट्रम हुआ, तो ये क्या बना, टर्शियरी। और ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी oocyte में, किसमें, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। फिर अब ये मैच्योर हुआ, यही टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर हो गया किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल में जब मैच्योर हुआ तो इसके ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारा थीका का लेयर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, थीका का लेयर, जिसको ग्रैनुलोसा सेल्स भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा, ठीक है। और ये एंट्रम है, वही फ्लूइड एंट्रम हो गया। और ये ओव्यूलेशन के दौरान में ओवम बाहर निकल गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये फॉलिकल कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। आगे बात समझ में, oogenesis का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अच्छा पहले एनसीईआरटी देख ले, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर एनसीईआरटी तो दिखाए नहीं, दिखा देते हैं एनसीईआरटी। चलिए तो अब देखते हैं एनसीईआरटी में oogenesis को लेकर के, ठीक है ना। ये चीज़ तो छूट गया था, डायग्राम से तो हम लोग समझ गए सब कुछ, लेकिन अब आते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एकदम आराम से समझते हैं और फटाफट, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए oogenesis को क्या बोलते हैं भाई साहब, कि ओवम से जब ये कन्वर्ट होता है, यानी कि oogonia सेल से जब कन्वर्ट होगा किसमें, ओवम में, यानी कि ऑब्वियस सी बात है फीमेल में जो गैमीट्स है वो मैच्योर होगा, उसी स्टेज को यानी उसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन को, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन को बोलते हैं फीमेल में oogenesis। अब जैसे यहाँ पे देखिए जब बच्ची एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, यानी कि जब कोख में होती है, उसी दौरान उसके पास में, उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ
सॉरी मिलियंस ऑफ उगोनिया यानी मिलियंस ऑफ मदर सेल्स होते हैं और मिलियंस ऑफ मदर सेल्स होते हैं जिसे हम लोग ओगोनिया कहते हैं, ठीक है। और ये कब होते हैं, ये फीटल ओवरी यानी कहने का मतलब है जब वो खुद एक बच्ची जो है वो कोख में होती है, उसके कोख में जब वो खुद फीमेल चाइल्ड है उसके बॉडी में जो एम्ब्रियो बना है उसमें होता है। लेकिन जब बर्थ होने के दौरान में बहुत सारा उसमें क्या चीज़ है, उगोनिया सेल्स डेड हो जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि उसमें डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में आकर के अटक जाता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन टेम्पररी अरेस्ट होता है। कारण क्या है और किस स्टेज में अटकता है, बताए थे प्राइमरी oocyte में। किस में अटकता है, प्राइमरी oocyte में अटकता है, प्राइमरी oocyte का स्टेज में आकर के अटका होता है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे ईच प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंड होता है ग्रेनुलोसा सेल से, यानी कि जो हमने आपको बताया था कि इस तरीके से होता है फॉलिकल्स, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है फॉलिकल्स, इसके बीच में होगा ओवम। तो ये जो फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल बन रहा शुरू से कौन सा सेल से बन रहा, ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर बन रहा। और यही लेयर जब धीरे 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 मोटा होते चला जाता है, इसी को बोलते हैं फिर थीका लेयर। क्या बोलते हैं, थीका। और मोटा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एक बाहर का एक्सटर्ना थीका लेयर और अंदर की तरफ से इंटरना थीका लेयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंटरना थीका लेयर कहते हैं, फिर उसको इंटरना थीका लेयर कहते हैं। कौन सा स्टेज में कहते हैं, टर्शरी फॉलिकल में कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिर वही बोल रहा है कि जो प्राइमरी फॉलिकल से वो कितना बचता है, प्यूबर्टी आते आते 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल से सिर्फ बचते हैं। कितने, 60,000 से 80,000 से प्राइमरी फॉलिकल्स बचता है। और वही फॉलिकल्स फिर और ज़्यादा सराउंडेड हो जाता है बहुत सारा लेयर से, ग्रेनुलोसा लेयर से, जिसको बोलते हैं न्यू थीका, यानी कि थीका लेयर बना। कौन सा लेयर बना, थीका लेयर वहाँ पे बना। आ गया बात समझ में, चीज़ क्लियर हो गया। उसे हम लोग फिर क्या कहते हैं, थीका लेयर कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि बोल रहा है कि इससे हम लोग फिर क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कह रहे हैं। यही सेकेंडरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब सेकेंडरी से टर्शरी में ही बदला तो उसी दौरान जो प्राइमरी oocyte है, जो कि किस में था, प्राइमरी फॉलिकल में था, भी सेकेंडरी फॉलिकल में भी था प्राइमरी oocyte। तो उस दौरान में प्राइमरी oocyte अब वो बदलेगा किसमें, जब टर्शरी में जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, अपना फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और बदल जाएगा किसमें, सेकेंडरी oocyte में बदलेगा। किसमें बदलेगा, सेकेंडरी oocyte में। यानी कि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कौन सा फॉलिकल में कंप्लीट करता है, तो बोलिएगा कि सर टर्शरी फॉलिकल में करता है। किस में करता है, टर्शरी फॉलिकल में करता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को क्या कर रहा, कंप्लीट कर रहा। और दो अनइक्वल डिवीजन किया जिसमें वो क्या बनाया, एक लार्ज oocyte और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनता है ना वो डीजनरेट कर जाता है। और यही टर्शरी फॉलिकल में फिर क्या भर जाता है, बीच में कैविटी बन जाता है जिसको बोलते हैं एंट्रम। इसी में से एक एंट्रम फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है। क्या भर जाएगा, इसमें फ्लूइड भर जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ये चीज, डन यहां तक। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, देखिए फटाफट, ये जो सेकेंडरी oocyte है, यही सेकेंडरी oocyte अब जो क्या है साइटोप्लाज्म इसमें बल्कि हो जाएगा। और यही प्राइमरी oocyte से बना है, किसमें, सेकेंडरी oocyte में। और एक छोटा सा बन जाता है साथ में डिवीजन करके, जिसको क्या बोलते थे, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है ना। अब यही जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे क्या चीज़ है कि सेकेंडरी oocyte फिर क्या करेगा, किस डिवीजन में जाएगा, सेकेंड मियोसिस डिवीजन में जाएगा। और वो कन्वर्ट करेगा किस में, ओवम में। और जो ओवम है यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। यही टर्शरी फॉलिकल जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो गया। अब इसके अंदर में क्या गया, ओवम आ गया। और उस ओवम के ऊपर में एक लेयर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पैलिसूडा। देखिए सेकेंडरी oocyte के पास में एक लेयर बना जिसको क्या बोलते हैं, जोना पैलिसूडा। और यही सेकेंडरी oocyte फिर क्या है, रैप्चर होकर के ओवरी में से बाहर निकलता है। किस में से रैप्चर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में से रैप्चर हुआ। इस चीज को याद रखिएगा, किस में से रैप्चर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में से रैप्चर होकर के बाहर निकला। अब बात आ गई समझ में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए डायग्राम से समझते हैं इस चीज को फिर एक बार अच्छे से, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है।
क्लियर है? ओके, समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो उगोनिया था भैया, उगोनिया फर्स्ट, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो रहा है, ठीक है, यानी कि बच्ची जो है अपने मदर के कोख में, ये तभी हो रहा। प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अटका हुआ है, कौन सा फेज में, फर्स्ट मियोटिक का प्रोफेज फर्स्ट में। औगोनिया में कितना क्रोमोसोम नंबर है, 46। अभी ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुई, ठीक है, किसमें, प्राइमरी oocyte में। यहाँ पे भी इसका कितना नंबर रहेगा, अभी प्राइमरी oocyte में 46 ही रहेगा। लेकिन जब प्राइमरी से ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब तक कंप्लीट नहीं करेगी तब तक कैसे क्रोमोसोम नंबर आधा होगा। तो जैसे ही इसने प्राइमरी से मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट किया तो इसका क्रोमोसोम नंबर हो गया अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो गया इसका 23। कितना हो गया, 23। और ये बना फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये जाती है किसमें, सेकेंड मियोसिस डिवीजन में, सेकेंड मियोसिस डिवीजन में, ठीक है, M2 में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, जिसमें क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट होता है फिर किसमें, ओवम में, और इसका भी क्रोमोसोम नंबर 23 रहेगा और ये बनता है फिर सेकेंड पोलर बॉडी, और ये भी डिजेनरेट कर जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी के जैसा। आगे समझ में आता है, क्लियर? ओके, चलो भाई आप लोग ना थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर करो, अगर अच्छा लगता है लेक्चर, समझ में आ रहा, डाउट है तो पूछो, बिल्कुल पूछो, ठीक है ना, और इसे सबके साथ में शेयर भी करो, ठीक है, ये नहीं कि बस देख रहे हैं, थोड़ा शेयर वेयर कर दो, थोड़ा सा मतलब हमें भी ऑब्वियस है, अब क्या एक ही बात बोलें, पता ही है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना, हमको भी अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा इसको ना शेयर कर दीजिए, ठीक है, सब लोगों के साथ में शेयर करो इसको, ओके, और शेयर करो, बताओ, ठीक है, कि मार्केट में न्यू टीचर आए हैं, ठीक है, चलो मार्केट में न्यू नहीं, ऑनलाइन में आए हैं न्यू, वैसे तो ऑफलाइन में बहुत पहले से हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ना कुछ नहीं समझना है, क्योंकि oogenesis ही इतना अच्छे से बताएं ताकि आपको यहाँ पे पूरा समझ में आए मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। देखिए ये पिट्यूटरी से जब पहले निकलता हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी से निकलने वाला कौन सा है, यहाँ पे FHS LH, दिमाग से निकल रहा, तो जब FHS निकल रहा और LH निकल रहा है, यहाँ पे साफ आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे LH और FHS, यहाँ पे जो हार्मोन है वो तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, LH वाला और FHS वाला। तो जब LH धीरे धीरे बढ़ता है, तो ध्यान से सुनिएगा, LH जब बढ़ना शुरू किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फॉलिकल्स थे, देखिए यहाँ पे ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये फिर हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर हो गया सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर हो गया टर्शरी फॉलिकल, फिर हो गया ग्राफियन फॉलिकल। सब फॉलिकल का नाम याद रखिएगा, और सबके अंदर में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमोडियल, ठीक है, जिसमें उगोनिया रहता है, उगोनिया, उसके अंदर में अभी कौन सा सेल होगा, उगोनिया वर्जन। उगोनिया डेवलप करके बन गया किसमें, वो बन गया सेकंड, ये प्राइमरी oocyte में बदल गया, किसमें बदल गया, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। अब फिर जो टर्शरी है और ग्राफियन, उसके अंदर में कौन सा oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte होगा, कौन सा होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। ये चीज याद रखिएगा, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यही सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है, और ये फिर अब बोलोगे सर सेकेंडरी oocyte तो नहीं था वहां पे, तो डेवलप करके ओवम दिखा रहा था चार्ट में। हाँ, क्योंकि जो दूसरा मियोटिक डिवीजन पूरा कंप्लीट कब करता है, जब स्पर्म आता है ना तब होता है, क्योंकि इसके पास में सेंट्रियोल्स नहीं ना होते हैं डिवीजन करने वाले, ओवम के पास में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं ताकि वो फर्दर और आगे डिवीजन कर पाए। तो इसलिए वो जब स्पर्म आता है ना, स्पर्म सेंट्रियोल्स को लेकर के, तब वो डिवीजन आगे कर पाता है, ठीक। तो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन कब हुआ, याद रखिएगा 14th डे में। फिर यही जो ग्राफियन फॉलिकल था बदल गया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये चीज यहां तक समझ में आया। जब फॉलिकल बन रहा था, तो अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कहानी में ट्विस्ट आता है। जब फॉलिकल बन रहा था तो उस दौरान में ईस्ट्रोजन ज्यादा था, और ईस्ट्रोजन लड़की वाला हरकत दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे सजना संवरना, ये सारा चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं ईस्ट्रोजन, क्या कहते हैं उसे हम लोग, ईस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। और यही ईस्ट्रोजन फिर धीरे धीरे फिर क्या है, आगे यहाँ पे अभी बढ़ा हुआ है, कब तक, जब तक ये ओव्यूलेशन ना हो जाए। जैसे ही ओवम फूट के बाहर निकलता है, जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनिएगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों था सर नीचे इतना दिन से? याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है कि जो यूट्रस होता है ना, जैसे यूट्रस, ठीक है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस मैंने बताया था कि इसके ऊपर में जो अंदर वाला लेयर होता है एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है ना, ये एंडोमेट्रियम वॉल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही एंडोमेट्रियम वॉल को कौन बनवाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अभी दिखाएंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एंडोमेट्रियम वॉल पे। और ये जो दिख रहा है ना, ये यूट्रस में एंडोमेट्रियम वॉल का उठता हुआ उभार दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट में यही हो रहा कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है कब उठा? जब ईस्ट्रोजन पूरा बढ़ गया। और ईस्ट्रोजन को कौन बढ़ाया? सॉरी, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को कौन बढ़ाया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बढ़ा तो फिर एंडोमेट्रियम वॉल भी का एकदम फॉर्मेशन हो गया पूरा गाढ़ा। और जब जैसे जैसे यहाँ पे ये बन गया, लेकिन अगर मान लीजिए हमने बोला कि प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम वॉल क्या बना रहेगा? नहीं, ये टूट करके फिर गिर जाएगा। अगर ये प्रेगनेंसी हो जाता, अगर स्पर्म आ जाता, तो फिर क्या होता वहाँ पे? ये एंडोमेट्रियम वॉल पे ही ना आकर के यहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता, इस जगह पे। जैसे ये एंडोमेट्रियम वॉल पे आकर के धंसता, कहीं पे भी आकर के धंस सकता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है? जब तक यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल नहीं बना रहेगा तो कैसे इम्प्लांटेशन होगा? तो इसीलिए इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है एंडोमेट्रियम वॉल का बनना। और एंडोमेट्रियम वॉल कब बना? जब देखें यहाँ पे ईस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई था और ईस्ट्रोजन का लेवल लो था, ठीक है। अब इसी को देखें, 3 अवस्था में बांटा गया है, 4 अवस्था में। पहला 1 से 5 दिन को हम लोग बोले यहाँ पे क्या? 1 से 5 दिन को बोले मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो खत्म होकर के अब नया स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे जो स्टार्ट हुआ तो 1 से लेकर के 14वां दिन तक, यानी 14th डे को ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, यानी कि उस दिन ओवम बाहर निकलता है। फिर 15वां से लेकर के 27वां दिन तक में क्या चलता है? तो वहाँ पे 27वां दिन तक में चलता है क्या चीज़? कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो पूरा बन जाता है, मैच्योर हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्या है कि 28वां 29वां दिन से और 1 2 3 तारीख तक ये क्या, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्लड क्लॉट के फॉर्म में, ठीक है, खून के थक्के के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है रैप्चर होकर के। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि यहाँ पे डाउट है, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे क्वेश्चन अपना रेज कीजिए, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। चलिए अब एनसीईआरटी पे आते हैं। तो सबसे पहला जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? उसे हम लोग कहते हैं मेनार्च कहते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा ऊपर वाला लाइन में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का चलता है? तो 1 से लेकर के 28 या 29 दिन का साइकिल चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट्स याद रख लिए, हमने क्या बताया था? इवेंट्स जब वो फूट करके बाहर निकला तो उसको ल्यूटियल, ठीक है। जब शुरू का जो स्टार्टिंग का दिन था तो उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। फिर बीच में जो फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं उसको फॉलिकुलर स्टेज बोल रहे हैं, फॉलिकुलर, ठीक है। ये चीज आया बात समझ में? क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जिसको हिंदी में माहवारी भी कहते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? मेंस्ट्रुअल फेज से। कब? 3 से 5 दिन में होता है। उस दौरान में एंडोमेट्रियम वॉल जो है टूट करके गिर रहा होता है यूट्रस के थ्रू लिक्विड के फॉर्म में। कहाँ से? वेजाइना से होते हुए, जिसे हम लोग हिंदी में शायद पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पीरियड्स, हिंदी में माहवारी कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। कॉमनली हम लोग इसको पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। जो पीरियड्स चलता है 4 दिन का मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, ये चीज़ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स कहते हैं। फिर यहाँ पे थ्रू वेजाइना से मेंस्ट्रुअल, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन क्या है? ओनली ऑकर्स, ये कब होता है? सिर्फ और सिर्फ जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ रहता है तब। अब बोले अगर फर्टिलाइज हो गया तो इम्प्लांट हो जाएगा, फिर वो टूट के नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पीरियड्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक मैरिड फीमेल की बात करें, अनमैरिड जो भी हो, ठीक है ना, अगर वो अपना मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स मिस करती है, डैट मीन्स अगर वो पार्टनर के साथ में है तब फिर वो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़। लेकिन अगर पार्टनर नहीं है, सिंगल है, ठीक है, ये चीज़, तो उस दौरान में अगर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन होने में टाइम लगता है या लेट लगता है, डैट मीन्स आपको डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गया? जो कि यहाँ पे बोला जाता है, अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे दिया है इंडिकेटिव प्रेगनेंसी, जो कि ऐसा सही नहीं है। अब जो गर्ल या फिर जो गर्ल लिविंग या फिर जो भी चीज़ है कि अगर पार्टनर नहीं है, मेल पार्टनर नहीं है, तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकता है,
ठीक है। या तो फिर उसने किसी भी तरह का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिया, आईवीएफ ऐसा आजकल वो भी चलता है कि सर पार्टनर नहीं है फिर भी तो हो जाते प्रेग्नेंट आईवीएफ से, हाँ वो भी हो जाते हैं, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल हैं, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स मिस हुआ है तो डैट मीन्स आपको क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ये चीज़। फिर देखिए मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पे जो कि क्या है आगे बढ़ता है किसमें, फॉलिक्यूलर फेज में, ये आगे जा करके कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया ये चीज़। फिर उसके बाद में देखिए इस फेज के दौरान में वही प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स में एंडोमेट्रियम वॉल में चेंजेज आता है, वो फिर से बनता है प्रोलिफरेट, यानी कि फिर से एंडोमेट्रियम वॉल बनना शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे लेवल्स ऑफ हार्मोन यानी पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का जो लेवल है वो चेंज होता है, ठीक है। और यही जो फिर क्या है यहाँ पे एलएचएस और एफएचएस का रोल प्ले होता है। और याद रखिएगा, अब यहाँ पे इस चीज़ याद रखिएगा कि जो गोनाडोट्रोपिन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करता है एलएच और एफएच, ये क्या इंक्रीज करता है, फॉलिक्यूलर फेज को। फिर फॉलिक्यूलर से क्या बदलता है वो किसमें, फॉलिक्यूलर में जब वो होता है, यानी कि जब प्राइमोडियल फॉलिकल से कन्वर्ट होकर के प्राइमरी से कन्वर्ट होकर के जब वो प्राइमरी को कन्वर्ट करके सेकेंडरी फॉलिक्यूलर स्टेज में जाता है, फिर टर्शियरी में जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, उस दौरान में किसका सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन का, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है एलएच और एफएच लगभग दोनों पीक पे होते, कब, 14th डे पे। और उस दौरान में ही मैक्सिमम लेवल में क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन और एलएच सर्ज, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं एलएच सर्ज में, जब एलएच का सिक्रीशन मैक्सिमम लेवल पे हो 14th डे पे, और एलएच सर्ज इंड्यूस करता है जो ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ करके निकलवाता है ओवम को, उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसी फेज को ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, और जो कि फिर आगे जाकर के ल्यूटियल फेज में कन्वर्ट होता है। और यही ग्राफियन फॉलिकल फिर ट्रांसफर हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। आगे बात समझ में यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए कि मेंटेनेंस, जो कि आगे कॉर्पस ल्यूटियम किसको मेंटेन करता है, कॉर्पस, यहाँ पे रेड से मार्क कर रहे हैं, एकदम 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 इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसको मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल इम्प्लांटेशन के लिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, तो इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेगनेंसी को आगे जाकर के लीड करता है। और एक पर्टिकुलर एज पे आकर के क्या है, फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज। वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में 50 ईयर्स लिखा है, बट आपको ये 40 ईयर्स में फीमेल्स में देखने के लिए मिल जाता है टर्बुलेंस, यानी कि आपको इरेगुलेटरी आपको 40 ईयर्स से ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आपको 40 ईयर्स से ही देखने के लिए मिल जाएगा इरेगुलेटरी, ठीक है। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये चीज़। और ये हम दावे के साथ में कह रहे हैं। हाँ 50 ईयर्स तक में पूरी तरीके से वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, वो बात अलग है। आ गई बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोगों को पता है कि भाई साहब कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन होता है जो ओविडक्ट है उसमें, जब पेनिस जो है वेजाइना में इंसेमिनेट करेगा, क्या इंसेमिनेट करेगा, स्पर्म को। स्पर्म जब रैपिडली मूव करते हुए सर्विक्स से होते हुए इंटर करेगा कहाँ पे, यूट्रस में। और एम्पुलरी रीजन बताए थे ओविडक्ट का, एक फैलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का वो हिस्सा एम्पुलरी रीजन में पहुँच करके ओवम के साथ में फर्टिलाइज करेगा। और जब वो ओवम के साथ में फर्टिलाइज करेगा तो उस दौरान में क्या चीज़ है फ्यूजन, यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन को ही क्या करें यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। और यही जो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो स्पर्म के हेड के पास में स्ट्रक्चर बताए थे कि जिसके पास में क्या है, हाइलोरुनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और यही जो इसका स्पर्म के हेड के पास में एंजाइम होता है, ये जोना पेलिसुडा, जो ये लेयर दिख रहा है ना जोना पेलिसुडा, उसके कांटेक्ट में आकर के वहाँ पे क्या कर देता है, रिलीज करता है, उसको फोड़ करके अपना न्यूक्लियस को सिर्फ डालता है। क्या डालता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को डालता है। स्पर्म अपने न्यूक्लियस को डालते हैं, बाकी सारा बॉडी इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये टेल वेल सब बाहर रह जाता है, ठीक है। और ये क्या इंसर्ट करना होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को।
और न्यूक्लियस को इंसर्ट करके ये फिर मेम्ब्रेन में एक अलग चेंजेज लेके आ जाता है, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रोइड या बोल सकते हैं केमिकली ये चेंज हो जाता है, ताकि अदर कोई स्पर्म फिर इंटर नहीं कर पाता है। अदर कोई भी स्पर्म फिर इसमें क्या है, इंटर नहीं कर पाएगा। एडिशनल स्पर्म फिर इसमें इंटर नहीं कर पाते। और ये कहाँ से सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, वही एक्रोजोम। एक्रोजोम के मदद, एक्रोजोम के हेल्प से, जो कि स्पर्म के हेड के ऊपर में ही होता है, सबसे हेड में, वो ला करके इस जोना पैलेसुडा में ला करके फोड़ देता है। क्या करता है, उसको फोड़ देता है। और जोना पैलेसुडा के बाद में कौन सा लेयर आता है, प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वही प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन में चेंजेज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन में चेंजेज आना शुरू हो जाता है। आ गया बात समझ में, ये चीज क्लियर है ये चीज। और यही फिर यहाँ पे क्या है, जोना पैलेसुडा। अभी फिगर दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, ये चीज। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको, पहले फिगर से देख लेते। देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है यहाँ पे स्पर्म फर्टिलाइज किया, फिर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसी में देखिए यहाँ पे जब ये स्पर्म जो है आया, यहाँ पे स्पर्म आकर के इसमें अपना यहाँ पे क्या चीज़ है, छोड़ा, एक्रोजोम रिएक्शन हुआ, जोना पैलेसुडा को क्रॉस कर रहा। ये जो ब्लू वाला लेयर है ना, यही है जोना पैलेसुडा। इसके अंदर में नीचे में कौन सा लेयर है, प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन है। ठीक है, कौन सा लेयर है, ये वाला नीचे में, इसका नीचे में जो लेयर है उसको बोल रहे हैं प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये नीचे वाला प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन कह रहे हैं उसको, प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ठीक है, आया, इंसर्ट किया यहाँ पे। अब ये क्या है कि अपना न्यूक्लियस को छोड़ दिया ना, न्यूक्लियस को पूरा का पूरा, ये फिर चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लेयर चेंज हो गया, अदर स्पर्म्स के लिए फिर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये चीज इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आपको फर्टिलाइजेशन दिखेगा। आया बात समझ में, क्या चीज है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन आपको दिखेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्प्लांटेशन है। चलिए पहले फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है इसमें कि ये इंड्यूस किया यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोले थे आपको, सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होगा, अनइक्वल स्टेटस में रहता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी वहाँ पे बनता है, और हेप्लॉइड ओवम यहाँ पे ऊटीड, जो कि सून तुरंत फिर क्या है, वो न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करता है और क्या बना देता है, डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट बोलिएगा कौन सा क्या होता है, हेप्लॉइड की डिप्लॉयड, तो बोलिएगा नहीं, जाइगोट जो बना ना स्पर्म और ओवम मिलकर के, वो डिप्लॉयड होता है। क्यों, क्योंकि 23 स्पर्म और 23 ओवम, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और यहाँ पे वही एक्स और वाई का यहाँ पे जो कि है सेक्स क्रोमोसोम को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या है कि जेनेटिक वाला चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो बोला सिंपल सा कि अगर एक्स है और वाई है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को बात किया गया है कि मान लीजिए फीमेल के पास में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, एक्स होता है, और मेल के पास में एक्स वाई। तो एक्स अगर आ गया तो वो फिर से क्या बनेगा, एक्स, फिर ये एक्स वाई आया तो फिर एक्स वाई बनेगा, फिर ये एक्स आ गया तो एक्स यानी कि फीमेल चाइल्ड, फिर ये एक्स और वाई आया तो फिर मेल चाइल्ड। तो मतलब यहाँ पे 50-50 चांसेस होता है, याद रखेगा 50% चांसेस होता है मेल होने का, 50% चांसेस होता है क्या चीज़, फीमेल होने का। कोई 1% भी रेशियो ज़्यादा नहीं बोल सकता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि वो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेकर के आ रहा है कि वाई क्रोमोसोम। रिस्पॉन्सिबल किस पे होता है, स्पर्म पे ही, कि स्पर्म के पास में कौन सा वाला क्रोमोसोम था सेक्स वाला, एक्स की वाई, क्योंकि फीमेल के पास में तो कोई भी वो एक सेल डिवाइड करता है, तो दोनों के पास में तो सेल जब ये बनेगा तो एक्स ही ना बनेगा। लेकिन मेल में क्या होता है कि एक एक्स बन सकता है स्पर्म, या तो कोई वाई बन सकता है, फिर कोई एक्स बन सकता है, कोई वाई बन सकता है, ऐसे स्पर्म बनता है। ठीक है, ये चीज आ गई बात समझ में। यहाँ पे इसको और क्लियर करेंगे जेनेटिक वाले चैप्टर में जब अच्छे से पढ़ेंगे तब। फिलहाल इतना याद रखिए कि 50% चांसेस होता है मेल होने का भी, फीमेल होने का भी, इससे 1% भी ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि मोरूला और ब्लास्टुला वाला स्टेज यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को भी देखिए, और भी फिगर यहाँ पे और दिखाएंगे आपको, भी इस वाला फिगर को भी देखिए। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि जब ये ओवम था, ओवम में आकर के स्पर्म मिला, स्पर्म से ये जाइगोट में बदला, जाइगोट से यहाँ पे आपको 2 से 4 सेल में, 4 से यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, 8 सेल में, और 8 सेल से यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये हो गया 16 सेल में, और 16 सेल से कितना में हो गया, 32 सेल में।
तो ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोरूला बोल रहे हैं। मोरूला, ये पूरा अवस्था यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये मोरूला, फिर यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में बहुत सारा स्टेजेज आता है, उस चीज़ को यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है। क्या बोला है कि पहले जब स्पर्म आया तो जाइगोट बना, जाइगोट से वो इस्थमस की तरफ में यानी कि इधर मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यूट्रस की तरफ में। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स बनते हैं। इन सब को 16 तक वाला स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर कहते हैं। और स्पेशली 16 स्टेज वाला जो सेल्स होता है उसको हम लोग मोरूला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मोरूला कहते हैं। ये वाला 16 स्टेज वाला जो सेल होता है ना उसको मोरूला कहते हैं। और इन सब सेल्स को जो 2 था, 2 से 4, 4 से 8 यहाँ पे, ठीक है, 8 से 16, आ रहा बात समझ में, सॉरी ये 8 वाला को मोरूला कह रहे हैं यहाँ पे, ये 8 वाला है, 8 सेल है। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 16 हो गया और इसमें 32 हो गया। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इन चारों को 16 तक वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। तो बोले 32 वाला सेल में ऐसा क्या खास था कि इसको ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास में ना एक फ्लूइड धीरे धीरे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इनर सेल मास बन जाता है। क्या बनता है यहाँ पे, इसमें फिर बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, ये जो है ना इनर सेल मास बन जाता है। क्या बन जाता है, इनर सेल मास कहते हैं इसको, इनर सेल मास कहते हैं, ठीक है। और यही इनर सेल मास फिर क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इनर सेल मास, और इसके ऊपर में आपको ये लेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। और यही फिर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि 3 जर्म्स लेयर में पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में, क्या बन जाता है, 3 जर्म लेयर, ठीक है, 3 जर्म लेयर, ठीक है, 3 जर्म लेयर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, सॉरी एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, ये फिगर। और कौन सा लेयर में आकर के ये, मतलब कौन सा स्टेज में आकर के इम्प्लांट होता है यूट्राइन कैविटी में, तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में। किस अवस्था में, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, ठीक है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए क्या बोले थे अभी हम आपको कि ब्लास्टोमेयर्स, और इसमें स्पेशली मतलब ब्लास्टोमेयर्स को भी, अच्छा ब्लास्टोमेयर को ही स्पेशली, सारे ब्लास्टोमेयर्स को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मोरूला कह सकते हैं, ठीक है। स्पेशली कोई 8 या 16 वाला नंबर को नहीं बोलेंगे, सबको बोलेंगे, सारे ब्लास्टोमेयर्स। यानी ऐसे समझिए, 2 सेल वाला, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इन चारों अवस्था वाला जो जब जाइगोट बन के ये कन्वर्ट हो रहा था तो इसको हम लोग बोले ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। और इसी ब्लास्टोमेयर्स को मोरूला भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, मोरूला कहेंगे, मोरूला, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मोरूला कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर जो यही ब्लास्टोमेयर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लास्टोमेयर कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में ऊपर का जो लेयर है वो ट्रोपोब्लास्ट कहलाता है, और अंदर में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इनर सेल मास। और यही ट्रोपोब्लास्ट का जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम वॉल पे जाता है, यानी कि यूट्राइन का जो कैविटी था यहाँ पे जाता है और धस करके इसमें इम्बेड हो जाता है। और जब इम्बेड हो गया तो इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और जब इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी भी कन्फर्म हो गया, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए फिगर से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हटाइए, क्लीवेज मत पढ़िए अभी। हाँ ये देखिए, जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ये हो गया क्या चीज़ आपका 16। और इन सारे स्टेजेस को क्या बोलते हैं, इन चारों स्टेज को ब्लास्टोमेयर्स कहेंगे। एक बार फिर बता दे रहे, ब्लास्टोमेयर्स कहेंगे। और इसी ब्लास्टोमेयर्स को फिर क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं, मोरूला कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और यही मोरूला फिर यानी ब्लास्टोमेयर्स कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, जो कि इसका बाहर वाला जो लेयर है, बाहर वाला लेयर है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बाहर वाला लेयर को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और इनर वाला को क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। और यही ट्रोपोब्लास्ट का लेयर आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अगर इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी यूट्राइन कैविटी में अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इम्प्लांटेशन। और यही इम्प्लांटेशन हो गया तो समझिए कि फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर फिर दिख रहा होगा, ये जाइगोट जब बनता है तो ये डिप्लॉयड हो जाता है, जाइगोट जब बनता है तो ये क्या हो जाता है, कन्फर्म, ये डिप्लॉयड है। क्या चीज़ है यहाँ पे, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ये डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया बात। ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए इस स्टेज को भी,
क्या हो गया यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको इस स्टेज में भी, डे 1, फिर डे 2 क्लीवेज बना, डे 2 में यहाँ पे क्या चीज़ है कि सेल्स स्टेज, फिर यहाँ पे 3 से 4, लगभग 4 दिन, चौथा दिन, 5वां दिन में जाकर के ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और छठा 7वां दिन में आप कंफर्म हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुआ है कि नहीं हुआ है, या प्रेग्नेंट, यानी कि कॉपुलेशन के बाद में, यानी संबंध बनाने के बाद में, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद में, अगर विदाउट प्रोटेक्शन सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद में अगर आपको कंफर्म होना है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कब पता चलेगा आपको, 6 से 7 दिन में पता चलेगा। कितना से कितना दिन में पता चलेगा, 6 से 7 दिन में ही आप कंफर्म हो पाएंगे कि प्रेगनेंसी हुआ है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 6 से 7 दिन में ही ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पे क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल पे इम्प्लांट करता है, और जब एंडोमेट्रियम वॉल पे जब तक ये इम्प्लांट नहीं करेगा तब तक हार्मोनल चेंजेज भी नहीं होगा। आप बोलेंगे कैसे कह सकते हैं सर, फर्टिलाइजेशन तो पहले ही दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तब फिर क्यों नहीं, क्योंकि जब ये इम्प्लांट करता है ना तो एक अलग तरह का फिर हार्मोन छोड़ता है, जो कि HCG, HCl, ये सब चीज़ अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी जस्ट फिर पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बाद में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हो जाता है, वहाँ पे जो जूना पैलेसुडा है, प्रीवेटरलाइन मेम्ब्रेन है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़, इस फिगर को भी देख लीजिए, समझ लीजिए पूरे अच्छे से, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा अच्छा फिगर देख करके, ये चीज़, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्लासेंटा को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अब खत्म हो रहा है, ठीक है, डोंट वरी, 1 आवर 1 घंटा भी होने जा रहा, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सॉरी, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए जब वो इम्प्लांट हो जाता है ना तो उसमें से एक निकलता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, किस में से, ट्रोपोब्लास्ट में से, जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विली। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब बेबी जो है ना इम्प्लांट होता है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, देखिए जब बेबी जो है इम्प्लांट हुआ, ठीक है ना, कहाँ पे, यूट्रस में, ऐसे मान के चलिए ये यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है, यूट्रस। तो यूट्रस में जब इम्प्लांट हुआ ना तो इसमें से एक फिंगर लाइक ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकलता है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन निकलता है फिंगर लाइक, ठीक है। और इसी प्रोजेक्शन को कहते हैं कोरियोनिक विली कहते हैं। क्या कहते हैं इसी प्रोजेक्शन को, इसी प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विली। क्या कहते हैं, कोरियोनिक विली। ये किसके साथ में फॉर्म करता है, तो यहाँ पे जो मौजूद रहता है ना, क्या मौजूद रहता है इस जगह पे भाई साहब, तो इस जगह पे मौजूद रहते हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस एंडोमेम्ब्रेन के साथ में क्या है, ये फॉर्मेशन करना होता है, मतलब कि इसके साथ में आकर के ये जो ट्रोपोब्लास्ट वाला लेयर है ना, ये फॉर्म हो रहा होता है। क्या हो रहा था, फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ आया बात समझ में, इधर भी एंडोमेम्ब्रेन का ये सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे मान के चलिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बोल रहे, सॉरी, एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एंडोमेट्रियम वॉल। और इसके पास में आकर के धस रहा, कौन धस रहा है, तो ट्रोपोब्लास्ट का लेयर। और इसी ट्रोपोब्लास्ट लेयर के साथ में ऐसे चिपकना हो रहा है, ये ऐसे फिर फॉर्म कर रहा है और एक लिंक बना रहा है, ठीक है ना। जो बेबी है उसको क्या कर रहा है वहाँ पे, वो उसके साथ में लिंक बना रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। और ये भी इसी प्लासेंटा में ऐसे क्या हो जाता है, ये पूरा ऐसे से धस जाता है, इसी के अंदर में ऐसे से धस गया, ऐसे ये ये हम बना रहे हैं एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, एंडोमेट्रियम वॉल। और इसी के अंदर में ट्रोपोब्लास्ट जो है ना धीरे धीरे इम्बेड करके ऐसे घुस जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा ऐसे घुस जाता है, ठीक है, ये चीज़। और ये जो बना रहा था ऐसे कनेक्शन बना रहा किसके साथ में, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में, एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है ना उसके साथ में कॉन्टैक्ट बना रहा, जिस इसी को बोलते हैं क्या, कोरियोनिक विली। और फिर यही कोरियोनिक विली में फिर क्या आपको प्लासेंटल का आपको देखने मिलेगा लिंक, जो कि प्लासेंटा जो कि हर एक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जब यही बनता है ना तो हार्मोनल चेंजेस फिर दूसरा होने लगता है, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये फिगर समझ में आ रहा है, इमेजिन कीजिए इस फिगर को, ओके, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
तो क्या बोले कि कोरियोनिक विली जो है वो सराउंड हो जाता है यूट्राइन टिश्यू, जो कि जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है यूट्राइन टिश्यू में कौन होगा, एंडोमेट्रियम वॉल का बात कर रहे हैं ना। फिर वो क्या है, कोरियोनिक विली यूट्राइन टिश्यू वो इंटीग्रेट होकर के ज्वाइंट हो जाता है स्ट्रक्चरली डेवलपिंग टिश्यू के बीच में और मैटरनल बॉडी के थ्रू, जिसको हम लोग मैटरनल बॉडी का तरफ से क्या बोलते हैं उसको, प्लासेंटा। प्लासेंटा फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सब कुछ सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी बाहर निकालता है, प्रोड्यूस करता है। यही जो प्लासेंटा है वो कनेक्ट हो जाता है किसके साथ में, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि, जो पेट में आपका नाभि है ना, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सबके पास में नाभि होता है, ठीक है। तो उस नाभि से कनेक्ट हो जाने के बाद में उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस, ठीक है। प्लासेंटा ही रिलीज करता है, जब प्लासेंटा बना तो क्या रिलीज किया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी बोले थे ना। इसीलिए जब तक 6 से 7 दिन नहीं होगा तब तक क्या वो हार्मोन का लेवल पता नहीं चल पाता है। अगर हार्मोनल चेंजेज, जब यही हार्मोनल चेंजेज जो है ना, जो प्रेगनेंसी किट हो गया, प्रेगा न्यूज हो गया, ये सब जो हो गया उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वो इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं तो कहाँ से चेंजेज आपको देखने मिलेगा, सिंपल सी बात है। फिर आपको यहाँ पे क्या चीज़ है कि HPL यानी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब लेवल जो जनरली है ना, थायराइड का भी TSH लेवल का भी आपका हाई रहेगा। TSH लेवल हो गया, HCG हो गया, तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पेट में भी एक बच्चा पल रहा है ना, तो उसका भी यहाँ पे सारा कुछ देखना होता है, उसका भी लेवल होता है। तो एक इसीलिए मेंटेन करने के लिए मतलब दो एक शरीर में, मतलब समझिए कि 2 जान है, ठीक है ना, एक खुद का जान और एक बच्चे का जो पल रहा वो जान। फिर प्रेगनेंसी के दौरान में एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, जो कि क्या है, ओवरी के दौरान में निकलता है। ओके, आया बात समझ में, क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। चलिए अब आगे देखें यहाँ पे कि वही यहाँ पे क्या है कि जो कि रिलैक्सिन रिलीज होता है, और HCG HPL जो है ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, HCG HPL रिलैक्सिन ये सब हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में, ये 3 हार्मोन का नाम आपको याद रखना है NCERT के हिसाब से, HCG HPL और रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान में निकलता है। बाकी जो है एडिशनल जो है और भी निकलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, बट स्पेशली सिर्फ 3 हार्मोन का आपको नाम याद रखना है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पहले भी निकलता है, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन जो है ये भी प्रेगनेंसी के दौरान में, थायरॉक्सिन बोले थे ना, TSH का लेवल, थायरॉक्सिन देखें यहाँ पे। फिर मैटरनल ब्लड हो गया जो प्रोडक्शन करता है एसेंशियल, जो सपोर्ट के लिए फीटल ग्रोथ का, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिख रहा है फिगर में, इसमें ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इनर सेल मास जो है वही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ये तुमको पता था, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होता है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए, इनर वाला जो सेल मास है, ठीक है, आउटर वाला लेयर को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, आउटर लेयर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं आउटर लेयर को यहाँ पे हम लोग, देखिए आउटर लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, फिर मिड इनर लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, फिर जो बीच वाला लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। और यही तीनों लेयर मिल करके, ये तीनों कौन सा है भाई साहब, ये जर्म लेयर है। क्या है, ये जर्म लेयर है, याद रखिएगा। और यही तीनों से क्या है, लेटर में जाकर के बाद में यही दीज 3 लेयर्स से टिश्यूज, ऑर्गेन्स, ये सब बनते हैं। और वो जो इनर सेल मास है ना, उसी को स्टेम सेल्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बीच में ट्रोपोब्लास्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट जो देखे थे ना, बाहर का लेयर था, बाहर का लेयर ट्रोपोब्लास्ट में, बाहर का लेयर को ये ब्लास्टोसिस्ट में जो बाहर का लेयर था उसको ट्रोपोब्लास्ट कह रहे थे, और बीच में जो ये जो गुच्छा दिख रहा था सेल्स का उसको इनर सेल मास कह रहे थे। यही इनर सेल मास क्या चीज़ है आपका, यही इनर सेल मास स्टेम सेल्स है। क्या है, ये स्टेम सेल्स है, ठीक है। आई बात समझ में। और यही पूरा का पूरा इसके पास में पोटेंसी होता है कि पूरा का पूरा एक न्यू टिश्यू को, न्यू ऑर्गन को फॉर्म कर सके, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो कितना दिन का चलता है, अप्रॉक्स 9 मंथ का चलता है। कितना, 9। बाकी अदर प्राइमेट्स में डिफरेंट होते हैं, ये चीज़ हमें पता है, डॉग, एलिफेंट, इन सब में आपको बोला है जानने के लिए, तो आप पता कीजिएगा इसको। ओके, प्राइमेट्स में यानी कि एप्स, मंकी और ह्यूमन में आपको पता होगा कि ये एकदम कंटिन्यूस ब्रीडर है, मतलब साल का कोई भी सीजन में ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट भाई साहब, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। फर्स्ट साइन उसमें क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, हार्ट साउंड, क्योंकि सबसे पहले हार्ट ही बनता है। फर्स्ट एम्ब्रियो में क्या चीज़ है, एम्ब्रियो में हार्ट बनना शुरू हो जाता है, मतलब क्या, आफ्टर 1 मंथ, पहला मंथ में ही आपको हार्ट बन जाएगा। फिर एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जैसे जैसे दूसरा महीना खत्म होगा तो उसका हाथ पैर निकलना शुरू होगा। और 12 टाइमेस्टर को, यानी 12 वीक को फर्स्ट टाइमेस्टर कहते हैं, यानी कि 3 मंथ को 3 महीना को 3
मंथ को, ठीक है, 3 मंथ को बोलते हैं फर्स्ट टाइमेस्टर। और फर्स्ट टाइमेस्टर में कितना वीक होता है? 12 वीक होता है। कितना होता है? 12 वीक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें मेजर ऑर्गन्स क्या है? लगभग बन जाते हैं। फिर लिम्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये कब बनता है? ये भी बन गए होते हैं, अप्रॉक्स वेल डेवलप हो जाते हैं। मूवमेंट शुरू हो जाता है फीटस में। हेयर, ये सब चीज़ आना क्या है आपको 9 मंथ तक में, ऐसे धीरे धीरे फिफ्थ मंथ तक में ऐसे आपको देखना शुरू हो जाएगा। और लगभग 12 वीक तक में, यानी कि सेकेंड टाइमेस्टर तक में, ये पूरा बॉडी के ऊपर में एक फाइन हेयर कवर हो जाता है। और लास्ट में जो 9 मंथ होता है, यानी कि लास्ट थर्ड टाइमेस्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि 6 महीना के बाद में, 6 मंथ के बाद में थर्ड टाइमेस्टर शुरू होता है। तो उस दौरान में क्या चीज़ है? उस दौरान में फीटस में और भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलेंगे? और भी बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए आपको क्या चीज़ें मिलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं लास्ट टॉपिक, थोड़ा सा और पेशेंस। थैंक यू इतना देर बने रहने के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा और। पार्चुरेशन में क्या होता है? सिंपल से, जब बेबी जो डिलीवरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। डिलीवरी ऑफ बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, ठीक है। और ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, यानी कि इसमें नर्वस सिस्टम का भी रोल प्ले होता है। और क्या चीज़ है? एंडोक्राइन, यानी कि हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, सिग्नल्स भी मिलते हैं, यानी कि नर्व सिस्टम भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और जब बेबी बाहर निकल रहा होता है, यानी यूट्राइन, उस समय बहुत भयानक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो यूट्राइन कैविटी, यानी यूट्रस जो होता है, उसका जो वॉल है सर्विक्स है, वो पूरा का पूरा एक बर्थ कैनाल बनता है एक बेबी को बाहर निकलने के लिए। वहाँ पे बहुत तेजी से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये किसके वजह से रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन, इंपॉर्टेंट। अब ये हार्मोन इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग मैटरनल, ये क्या है? जब प्रेगनेंसी के दौरान में ही, यानी कि जब डिलीवरी के दौरान में, बेबी डिलीवरी के दौरान में, ये आपको क्या है? निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। और याद रखिएगा, ये क्या करवाता है? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है उसका जो पैसेज है उसको बड़ा करवाता है, मतलब एक रास्ता देता है मसल्स के बीच में, उसको फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज़ आया बात समझ में? ऑक्सीटोसिन। फिर और क्या करता है? रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन क्या सिक्रीट करता है? रिजल्टिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो कि बेबी को एक्सपल्स करता है, यानी कि बाहर निकालता है, जो बर्थ कैनाल के थ्रू। और इसी को बोलते हैं फिर पार्चुरेशन। तो सबसे बड़ा रोल याद रखिएगा, जो यूट्राइन, यानी यूट्रस में जो यूट्रस है, इस यूट्रस कैविटी को, इसको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। और एक्सपेल्ड आउट हो जाता है फिर यूट्रस के थ्रू, ठीक है। आगे बात समझ में चीज क्लियर है? अब देखिए लैक्टेशन, ठीक है। याद रखिएगा, जो लैक्टेशन है वो आपको क्या दिख रहा है? लैक्टेशन यहाँ पे, ये प्रेगनेंसी जो है, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में फिर क्या है? मिल्क का भी फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट होते ही हैं, तो मेमोरी ग्लैंड किस में काम आता है भाई साहब? फिर तो प्रेगनेंसी के बाद में लैक्टेशन करवाने के लिए। लैक्टेशन मतलब क्या हो गया? कि जो मदर है न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क फीड करती है, और इनिशियल का कुछ दिन का जो मिल्क है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और इसके अंदर में क्या है? कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो कि न्यू बॉर्न बेबी को बाहर आते के साथ में बाहरी दुनिया से बचाने के लिए क्या है? बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन सब से लड़ने के लिए, उससे क्षमता देने के लिए मदर के मिल्क में एंटीबॉडी होता है, जो कि हमें मदर मिल्क से ही सिर्फ मिल सकता है। तो इसीलिए उसको क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है न्यू इन्फेंट बेबी को। इसलिए बोला जाता है कि कम से कम तो 6 महीना भैया दूध पिलाइए बच्चे को। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न जमाना, लोग पता नहीं बच्चे को अपना दूध भी नहीं पिलाना चाहते हैं। मतलब ऐसा ये कड़वा सच है, डॉक्टर सलाह करते भी हैं फिर भी। अब क्या कह सकते हैं इस पे? सोशल इशू है ये सब। इन सब पे कभी जब लेक्चर लेंगे एकदम डिटेल में ना, जब पढ़ाना शुरू करेंगे, तब इन सब पे बातें करेंगे। ओके, तो चलिए, ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। और बहुत बहुत आप सभी को थैंक यू, इतने देर अगर बने रहे मेरे साथ में, लेक्चर को देखा आपने तो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में सर्कुलेट कीजिए। स्कूल में आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप सवाल अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।